हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एंटरप्राइज exclusively owned, managed and controlled by central और state government are known as। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा है पब्लिक इंटरप्राइज, थर्ड है जॉइंट स्टॉक कंपनी और फोर्थ है प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो ऐसी इंटरप्राइजेस जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ओन, मैनेज और कंट्रोल करती हैं, उसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। पब्लिक इंटरप्राइजेस ऐसे इंटरप्राइजेस हैं जिन्हें सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली ओन करती हैं, मैनेज करती हैं और कंट्रोल करती हैं। जो मेन मोटिव होता है इन इंटरप्राइजेस का, वो होता है सोशल वेलफेयर, या हम कह सकते हैं फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हो गेल का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? एक पब्लिक इंटरप्राइज है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट कंपनी। जब किसी कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा जो शेयर है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ये कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक रजिस्टर्ड कंपनी पर अप्लाई होते हैं, वही यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी पर भी अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब है ऐसा बिजनेस जो कि शेयर होल्डर्स के थ्रू ओन किया जाता है, जो कि शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं फ्रीली। इसके अलावा कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, परपीचुअल सक्सेशन होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और इसका एक कॉमन सील होता है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है अप टू शेयर्स जितना वो होल्ड करते हैं। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन देखिए दिया हुआ है प्राइवेट इंटरप्राइजेस। जब कोई एक्टिविटीज किसी सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू की जा रही हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू की जा रही हैं, तो वो क्या है? प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं। प्राइवेट इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव क्या होता है? जो उनका प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना, और जनरली जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस को मैनेज करते हैं। पब्लिक इंटरप्राइजेस में मैनेजमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, जबकि प्रोफेशनल मैनेजर ये क्या करते हैं? ये मैनेजमेंट देखते हैं प्राइवेट इंटरप्राइजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी इज सेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड व्हेन। पहला ऑप्शन है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्ट्रार इफ एक्चुअली स्टार्ट्स अ बिजनेस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कंपनी को हम इनकॉर्पोरेटेड तब मानते हैं जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए रजिस्ट्रार से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड व्हेन इट गेट्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार। मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ए, जब इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा तो इस पे जो डेट मेंशन होगी, कंपनी उसी दिन से लीगली बॉर्न मानी जाती है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कंपनी को रजिस्टर किया जाता है एट इनकॉर्पोरेशन स्टेज। कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन किया जाता है कंपनी का, जिसके लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको फाइल किया जाता है, जैसे MOA, AOA, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ये सब कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट किए जाते हैं, फीस की पेमेंट की जाती है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तब जाकर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। और कि जो डेट मेंशन होती है सर्टिफिकेट पर, उसी दिन से कंपनी लीगली बॉर्न मानी जाती है, यानी वो लीगली एग्जिस्टेंस में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अफेक्टेड बाय। पहला है डेथ ऑफ अ मेंबर, दूसरा है डेथ ऑफ अ डायरेक्टर, थर्ड है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय मेंबर्स, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज।
जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, ये यहाँ पर क्या होती है, परपीचुअल सक्सेशन। दैट मीन्स मेंबर्स मे कम मे गो बट द कंपनी विल वर्क एज यूजुअल। कोई भी मेंबर आए, मेंबर चला जाए, लेकिन कंपनी एज इट इज़ जैसे वर्क कर रही है वो वैसे ही वर्क करेगी। किसी भी मेंबर या डायरेक्टर की डेथ से या ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स से इसके जॉइंट स्टॉक कंपनी की लाइफ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक सिंगल ओनर होता है। होल एंड सोल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें सिंगल ओनर के हाथ में होती हैं। तो अगर ये सिंगल ओनर की डेथ हो जाती है तो जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक सिंगल ओनर पर बेस्ड है। बट कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया हुआ एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दैट मीन्स कंपनी अपने नाम में डीलिंग कर सकती है। इसके अलावा क्या है, परपीचुअल सक्सेशन है। दैट मीन्स कोई भी पर्सन आए चला जाए बट कंपनी एज इट इज वर्क करती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। पहला ऑप्शन है प्रमोशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इनकॉर्पोरेशन। दूसरा है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फोर्थ है इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रमोशन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्रमोशन का स्टेज होता है, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। उसके बाद फोर्थ स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसी सीक्वेंस में काम किया जाता है। सबसे पहली क्या स्टेज होती है, प्रमोशन की। प्रमोशन का मतलब क्या है कि जब किसी बिजनेस को करने का आइडिया किसी के पास आए, जनरेशन ऑफ आइडिया, जब किसी के पास ये आइडिया आए और फिर वो और लोगों को, जो रिलेटेड लोग हैं उनको वो बताए, कि वो उन लोगों तक इस बात को पहुंचाए कि ये एक आइडिया है जिसको हम आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बिजनेस का प्रमोशन किया जाता है। यानी ये एक कॉन्सेप्चुअल स्टेज है बिजनेस को स्टार्ट करने की, कंपनी को स्टार्ट करने की। यानी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, जो भी रिसोर्सेज है उनको ऑर्गेनाइज करना, ये सभी चीज़ें आपकी प्रमोशन के स्टेज में आती हैं। दैट मीन्स कि एक आइडिया लेकर के आना, फिर जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करना, उनको लेकर के आना, ताकि एक बिजनेस को सेटअप किया जा सके। दूसरा क्या है, इनकॉर्पोरेशन, जिसके बारे में अभी हमने देखा। इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए, वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट किए जाते हैं और उनसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया जाता है। उसी दिन से कंपनी लीगली बॉर्न मानी जाती है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के मिलते ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। बट अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को तभी स्टार्ट कर सकती है जब उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाए। यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पब्लिक कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि जो पब्लिक कंपनी है वो रजिस्टर हो गई। बट इसके बाद आगे की भी दो स्टेप्स हैं जो एक पब्लिक कंपनी को पूरी करनी पड़ती है। अब थर्ड स्टेज में क्या है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है। तो जो पब्लिक कंपनी है उसको सबसे पहले क्या करना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का अप्रूवल लेना होगा। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ सबमिट किए जाएंगे सेबी के पास। जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सेबी के पास सबमिट की जाएंगी, सेबी उनको चेक करेगी और तब अपना अप्रूवल देगी। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सेबी से हाइड की जा रही है तो वो जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर सकती है। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना होगा, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि रजिस्ट्रार के पास हमको सबमिट करना होगा। प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन है टू द जनरल पब्लिक कि वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करे। इसके अलावा कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना ज़रूरी है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर होगी।
जब एक कंपनी इनवाइट करती है शेयर्स को, तो अलॉटमेंट करने से पहले उसके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए और सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 90% ऑफ द इशूड अमाउंट है उसका 90% 120 दिन के अंदर मिलना ज़रूरी है एज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तभी आगे अलॉटमेंट किया जा सकता है। दैट मीन्स कितना मिनिमम एप्लीकेशन रिसीव एटलीस्ट होना चाहिए एक कंपनी को जब वो शेयर्स को इशू कर रही है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब मिल जाता है तो उसके बाद ही जो कंपनी है वो शेयर्स को अलॉट कर सकती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद जो कंपनी है उसको खुद को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट कराना होता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद ये क्या करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के पास एप्लीकेशन भेजते हैं और फर्दर अगर उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद वो शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद जो कंपनी है वो क्या करती है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इसके लिए अप्लाई करती है टू द रजिस्ट्रार। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो कंपनी है वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकती है उस दिन से जिस दिन से उस पर डेट लिखी हुई है। तो ये क्या है, इसका प्रॉपर सीक्वेंस है, पहले प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, तब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर सही ऑर्डर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन्स हु साइन द एमओए ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स टू एमओए या प्रमोटर्स। तो जो लोग एमओए को साइन करते हैं कंपनी के उन्हें कहा जाता है सब्सक्राइबर्स टू एमओए। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, सब्सक्राइबर्स टू एमओए। और प्राइवेट कंपनी को मिनिमम कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए, 2, और पब्लिक को कितने चाहिए, 7। मिनिमम इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए के। एमओए क्या है, तो एमओए को हम चार्टर ऑफ अ कंपनी कहते हैं, जो कि कंपनी की जो पावर्स हैं इसकी लिमिटेशंस को डिफाइन करता है। पावर्स की जो लिमिटेशन है उसको डिफाइन करता है, इसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों के केसेस में जो मेंबर्स हैं उनका साइन करना ज़रूरी होता है। जो एमओए या एओए है उसमें सब्सक्राइबर्स को अपना नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि जो लोग एमओए को साइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ क्लॉजेस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज 6, 5, 4 या 3। टोटल नंबर ऑफ कितने क्लॉजेस होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेस कौन कौन से हैं, सबसे पहला है नेम क्लॉज, दूसरा होता है सिचुएशन क्लॉज, तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा होता है आपका लायबिलिटी क्लॉज, नेक्स्ट है आपका कैपिटल क्लॉज, इसके बाद आता है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 6। टोटल नंबर ऑफ 6 क्लॉजेज आर देयर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट कैन बी अडॉप्टेड फॉर। ऑप्शंस हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के केस में टेबल एफ को अडॉप्ट किया जाता है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पे दिया गया है। देखिए कोई भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपल्सरीली सबको बनाना होता है। अब अगर हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पर जो पब्लिक कंपनी होती हैं, जो पब्लिक कंपनी है उनके पास ऑप्शन होता है, चाहे तो वो अपना खुद का आर्टिकल बनाए,
नहीं तो जो टेबल एफ है ये इसको फॉलो कर सकती हैं। टेबल एफ उन कंपनीज के लिए है जो हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। आर्टिकल्स में बेसिकली क्या दिया होता है, आर्टिकल्स में बेसिकली क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी से रिलेटेड, जो कि कंपनी की एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है कंपनी का, इंटरनल मैनेजमेंट है, उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। तो जो कंपनी है उसके पास ऑप्शन होता है कि या तो जो टेबल एफ है वो पूरी तरीके से उसको अप्लाई कर ले, या फिर कुछ चीज़ें खुद बनाए और कुछ चीज़ें टेबल एफ की अडॉप्ट करे, या फिर सारा अपना खुद का आर्टिकल वो बना सकती। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। From the date of registration, a public limited company must issue its prospectus within. ऑप्शंस हैं 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या फिर 180 डेज। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 90 डेज। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को 90 दिन के अंदर जो प्रॉस्पेक्टस है उसको इशू करना ज़रूरी होता है। और जो प्रॉस्पेक्टस रहता है, जो प्रॉस्पेक्टस होगा उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि इसकी एक कॉपी ऑलरेडी रजिस्ट्रार के पास सबमिट की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनीज। पहला है एम्प्लॉय, दूसरा है सप्लायर, तीसरा है कस्टमर और चौथा है ऑल द अबव या ऑल आर करेक्ट। तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स ऐसी पार्टी होती हैं जिनका कंपनी में कुछ इंटरेस्ट होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनका कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। ऐसी पार्टीज को हम क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स कहते हैं। जैसे कस्टमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये सभी क्या हैं? स्टेक होल्डर्स हैं जिनका कंपनी में कुछ ना कुछ इफेक्ट है, और ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स और दूसरे हो सकते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन है? जिनका डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्शन है, डायरेक्टली बिजनेस के से कनेक्शन है, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़, ये क्या है? एक इंटरनल स्टेक होल्डर है। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। ऐसे स्टेक होल्डर जिनका डायरेक्टली कंपनी के वर्क से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कंपनी के एक्शंस की वजह से या कंपनी में जो भी चेंजेस आते हैं उसकी वजह से इन पर इफेक्ट पड़ता है, और ये भी कंपनी पर इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि हो गए आपके सप्लायर्स या फिर क्रेडिटर्स। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एम्प्लॉयज, सप्लायर्स और कस्टमर्स ये सभी क्या हैं? कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ मोर देन डैश कंपनीज एट अ टाइम। यानी एक पर्सन कितनी नंबर ऑफ कंपनीज में एट अ टाइम डायरेक्टर हो सकता है? ऑप्शंस हैं 5 कंपनीज, 10 कंपनी, 15 कंपनीज या 20 कंपनीज। तो देखिए एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है एट अ टाइम, और अगर इससे ज़्यादा कंपनी में वो अपने आप को रजिस्टर करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फर्दर क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाती है। मैक्सिमम 20 कंपनीज में ही कोई भी एक सिंगल पर्सन एट अ टाइम डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। और यहाँ पर ये बात ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि एक पब्लिक कंपनी में, अगर पब्लिक कंपनी में कोई पर्सन डायरेक्टर है तो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज में ही वो डायरेक्टर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 20 कंपनीज। एक पर्सन एट अ टाइम में 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।